RH ब्लड ग्रुपिंग या RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जैसे पहले भी कहा था, ब्लड ग्रुपिंग जो है उसके 50 सिस्टम्स हैं। हमें जो हमारे कोर्स में है वो बड़े मशहूर है, 2 है। एक था ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिस पर ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोग दे चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ये दूसरा है। 50 में से सिर्फ ये जो 2 है वो आज आपको बता रहे हैं। RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को RH इसलिए कहा जाता है क्योंकि RH जो है वो एक बंदर से जो है इसका नाम निकाला गया है। बंदर को नाम था रियसस मंकी। रियसस मंकी एक बंदर था जिसके अंदर सबसे पहले इसका एंटीजन डिस्कवर किया गया था 1930 में एक साइंटिस्ट ने, लैंड स्टीनर ने। तो उस दिन से इस सिस्टम का नाम रखा गया है RH ब्लड ग्रुपिंग। सो RH रिहसस से आया हुआ है क्योंकि रिहसस में शुरू में RH आता है, इसीलिए यहां पर भी उन्होंने RH ब्लड ग्रुपिंग का नाम दिया है। ओके, सो जिस तरह ABO ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज होते हैं, RBC के ऊपर एंटीबॉडीज थे, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीजन RBC के ऊपर होता है, एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में थे। बिल्कुल आज का ये जो सिस्टम है इसमें भी एंटीजन होते हैं और एंटीजन का एंटीबॉडीज भी होगा। तो आपको अब सबसे पहले बताते हैं एंटीजन ऑफ द RH ब्लड ग्रुपिंग। एंटीजन सबसे पहले, अगर किसी शख्स के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन मौजूद है, उस AB एंटीजन के अलावा, उसके अलावा कौन सा एंटीजन? RH एंटीजन अगर ये मौजूद है, लेट्स सपोज मैंने RBC के ऊपर इस तरह का एक निशान लिखा हुआ है, ये एंटीजन है, ये मौजूद है, तो ऐसे शख्स के ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, राइट। जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडी B था लेकिन A नहीं था। ये अगर एंटीजन मौजूद है तो उसका एंटीबॉडी नहीं होगी। इफ द एंटीजन इज प्रेजेंट देयर विल बी नो एंटीबॉडी। तो इससे जो ऐसे जो शख्स होगा उसका नाम होगा RH पॉजिटिव ब्लड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? RH पॉजिटिव ब्लड। ये जो खून होगा, ये शख्स जो है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? RH पॉजिटिव है ये शख्स। अच्छा, अगर किसी शख्स के RBC के ऊपर एंटीजन नहीं है, कौन से एंटीजन? यस, RH एंटीजन अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर RH एंटीबॉडीज मौजूद होंगे। बट यहां जरा गौर से देखें, इस एंटीबॉडी में और ABO ग्रुप की एंटीबॉडी में थोड़ा सा फर्क है। ABO सिस्टम में जो एंटीबॉडीज थे वो पहले से मौजूद थे, बट ये वाले एंटीबॉडीज पहले से मौजूद नहीं होंगे, ये प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। कब? जब इसको स्टिमुलेट किया जाए। ABO सिस्टम में जो एंटीबॉडीज थी उसके लिए स्टिमुलेशन का लफ्ज कभी नहीं था, बट यहाँ पर जो नेगेटिव ब्लड वाला शख्स होता है, नेगेटिव ब्लड वाला शख्स, उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती है। क्या? एंटीबॉडीज नहीं होती है। एंटीबॉडीज कब आ जाती है? जब वो स्टिमुलेट हो जाए। स्टिमुलेट का मतलब क्या है? जब बाहर से कोई एंटीजन उसके जिस्म में आ जाए तो वो उस एंटीजन के खिलाफ के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाएगा। तो RH नेगेटिव शख्स में RH एंटीबॉडीज आ सकते हैं। कब? जब उसको स्टिमुलेट किया जाए। स्टिमुलेट का मतलब क्या है? कि कोई एंटीजन उसके अंदर आ जाए। सो जब तक इस शख्स के खून में एंटीजन नहीं आए, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा फर्क है RH सिस्टम में और ABO ब्लड ग्रुपिंग में।
तो ये ज़रा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक ये पॉइंट था। अब अगर हम आपको थोड़ा सा और बताएं कि जो एंटीजीन्स होते हैं RH सिस्टम के अंदर, जो एंटीजीन्स होते हैं वो एक नहीं, दो नहीं, 5 एंटीजीन्स होते हैं। D, C, स्मॉल c, E एंड E, 5 होते हैं। 5 में से ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, छोड़ो उसको एंटीजन को। है तो 5 एंटीजन्स RH ब्लड ग्रुपिंग में 5 एंटीजन है, लेकिन एक एंटीजन बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है D एंटीजन। ये जो आप लोग देख रहे थे यहाँ, दरअसल ये कौन सा एंटीजन है तो RH फैक्टर, लेकिन इसको कौन सा एंटीजन बोलेंगे? D एंटीजन। सो एंटीजन D में और RH फैक्टर में कोई फर्क नहीं है। इसका नाम क्या है? ये RH फैक्टर भी है, ये RH एंटीजन भी है। सो आप परेशान मत होना कि यार RH फैक्टर क्या होगा, RH एंटीजन क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो D है। अच्छा, हर एंटीजन के पीछे कोई ना कोई जीन तो इन्वॉल्व होगा। जैसे ये कल के लेक्चर का हिस्सा है, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था कि एंटीजन के पीछे कोई जीन इन्वॉल्व होगा। सो ये जो फैक्टर है, जो एंटीजन है, क्या इसके पीछे भी कोई जीन होगा, या ये बस अंधाधुन आया जादू है कोई आके बोले? यस, देयर मस्ट बी अ जीन फॉर दिस एंटीजन, फॉर दिस फैक्टर। और वो जो जीन की बात करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जीन फॉर द RH फैक्टर्स। RH फैक्टर के लिए जो जीन है, उस जीन का नाम भी बहुत आसान है, D। लेकिन उसके 2 एलील होते हैं, जैसे कि जीन के 2 एलील होते हैं शायद, राइट? तो इसकी भी 2 एलील होते हैं, एक है कैपिटल D, एक है स्मॉल d। कैपिटल D डोमिनेंट है, स्मॉल d क्या है? रिसेसिव है। और आपको तो ये भी पता है कि एलील, वो जो जीन के एलील वो जोड़े की सूरत में होते हैं। किसी एक शख्स में सिंगल D कभी भी नहीं होगा, 2 होंगे, या तो दोनों कैपिटल D होंगे, या 2 में से एक कैपिटल D होगा, एक स्मॉल d होगा, या दोनों स्मॉल d होंगे एक शख्स में एट अ टाइम। या तो ये कंडीशन होगा, ये जीन्स होंगे, ये जीन होगा, ये जीन एक है भाई, ये दोनों उसके एलील है। आई शुड नॉट से 2 जीन्स हैं, दिस इज रॉन्ग। 2 जीन मतलब 2 डिफरेंट जीन्स नहीं, एक जीन के 2 शक्लें होती है, तो ये एक ही जीन के 2 शक्लें हैं, एलील है। या तो इस तरह होगा, वो होगा RH पॉजिटिव, या इस तरह होगा, वो भी RH पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों स्मॉल d आए तो ये जीन कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज RH नेगेटिव। अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, A नेगेटिव है या B नेगेटिव है, व्हाटएवर, उस शख्स के ब्लड में स्मॉल d का जीन पड़ा हुआ है। और जो शख्स पॉजिटिव ब्लड वाला है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव वगैरह है, वो या तो कैपिटल D जीन रखता है, या कैपिटल D स्मॉल d। सो जब भी आप लोग नक्शा बाद में वो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके, कि फादर मदर से आप बच्चों का ब्लड ग्रुप जब आप चेक करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि फादर मेरी अ मैन पर्सन मेरीज विद फीमेल का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो सिर्फ एक ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने कौन सा लिखना है। अ फादर इफ पॉजिटिव मे बी होमोजाइगस, मे बी हेट्रोजाइगस। सो दोनों कंडीशन को देखना होगा बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चे जो है, मिसाल एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पेरेंट है और एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप का पेरेंट है, बच्चों में से कितने बच्चे पॉजिटिव ब्लड के आएंगे, कितने नेगेटिव ब्लड के आएंगे, वहाँ पर आपने ये कंडीशन देखना होगा। चले खैर, सो दैट वॉज जीन्स फॉर RH फैक्टर। ये है आपके जीन है RH फैक्टर के लिए। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की तरफ, जो कि RH फैक्टर के साथ रिलेटेड है। वहाँ जाने से पहले आप लोग ज़रा देख लें कि पहले आपने पढ़ा था कि सिर्फ ब्लड ग्रुप जो था ABO था, राइट? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O एंड AB, ये 4 थे। अब 4 से 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि A जो है, A पॉजिटिव भी हो सकता है, A नेगेटिव भी हो सकता है, 2 हो गए। B पॉजिटिव भी हो सकता है,
बी नेगेटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो अब हमारे पास कितने ग्रुप्स आ गए? 8 आ गए, उस हिसाब से अगर देखा जाए। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक कंडीशन है, एक बीमारी है बच्चों के, बेबीज के, जहां एक बेबी अपने मदर से एंटीबॉडीज रिसीव कर लेते हैं और वो एंटीबॉडीज आकर बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देते हैं। तो बच्चा जो है वो अनीमिया में चला जाता है। अनीमिया का मतलब ये है आरबीसी की कमी या हेमोग्लोबिन की कमी। जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, इसको अनीमिया बोलते हैं। हेमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो उसको भी क्या बोलेगा? अनीमिया बोलेगा। बच्चे का जिल्द येलो हो जाएगा, वजह क्योंकि उसमें आरबीसी की कमी है। उसके आईज येलो हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे को जो है आप जॉन्डिस भी बोलते हैं कि इसको जॉन्डिस हो जाता है, स्किन येलो हो जाता है। वजह क्या है कि बच्चे के आरबीसीज माँ के पेट के अंदर टूट गए थे। क्यों टूट गए थे? क्योंकि माँ के जिस्म से एंटीबॉडीज गए बच्चे के आरबीसीज को तोड़ने के लिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस मिलते हैं, आरबीसी, एंटीजन कहाँ पर होता है मोस्टली? है ये रहा, आरबीसी के ऊपर क्या है? एंटीजन है। और एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर होती हैं। जब एंटीबॉडीज जब एक एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिल जाती है तो ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्लम्प कर जाते हैं और वो आरबीसीज टूट जाते हैं। हमेशा याद रखें, एंटीजन एंटीबॉडी जब भी मिलेगा तो वो आरबीसी क्या करेगी? बस टूट जाएगी। आपने याद रखना है। अब सवाल ये है कि बच्चे के जो आरबीसीज है वो क्यों टूट जाते हैं? इसका पूरा मैकेनिज्म आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा। इसको भी आप ज़रा गौर से सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स बड़े दिलचस्पी से लेते हैं इस तरह का टॉपिक में कि बाज़ औक़ात क्यों ऐसा होता है। आपने सुना होगा कभी सम टाइम एक बच्चा हो जाता है, वो सरवाइव कर लेता है, बस उसके बाद मदर को हमेशा मसला रहता है, वो भी सेकेंड में भी हमेशा वो जो है फेल हो जाती है। एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा जो है मरा हुआ होता है, या अगर वो जिंदा हो भी तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। लिवर बड़ा होगा, स्प्लीन बड़ा होता है, काफ़ी अनीमिक कंडीशन में होगा वो बच्चा। इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आइए मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। ये जो सर्कल मैंने लिखा हुआ है ये है मदर्स ब्लड। ये पूरा मदर्स वॉर्म है और ये प्लेसेंटा है। यहाँ पर जो है ये आपके लिए मैंने लिखा हुआ है बेबी, दिस इज बेबी। बेबी को खुराक कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा। याद रखिएगा, प्लेसेंटा वो जगह है जहाँ से काम की चीज़ें, ऑक्सीजन है, व्हाटएवर खुराक है, वो इस प्लेसेंटा से एक्सचेंज होकर के बच्चे में आएगा। बच्चे के अंदर जो भी कचरा है वो कचरा इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड में जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, प्लेसेंटा मदर्स ब्लड मदर का हिस्सा है, मदर के बॉडी का हिस्सा है, और इस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, खुराक बच्चे को मिलेगी, सब चीज़ें यहाँ से मिलेगी प्लेसेंटा के थ्रू। और बच्चे के बॉडी के अंदर कोई कचरा अगर बने तो वो कचरा भी यहाँ से ट्रेवल करता हुआ प्लेसेंटा में ही वो मदर के खून में शामिल हो जाएगा, फिर मदर उसको निकाल देगा। ठीक है, यह सब सिचुएशन है। इस प्लेसेंटा से याद रखिएगा कुछ आरबीसी, ज़्यादा नहीं, कुछ आरबीसी क्रॉस कर सकते हैं बच्चे, राइट? एक सेकेंड, यहाँ से जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज जा सकते हैं। क्या चीज़ें? एंटीबॉडीज जा सकते हैं बच्चे के ब्लड में। तो बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो बीमारी है ये तब भी होगी जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा, मदर RH नेगेटिव होगा। देखिए, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है, मदर RH पॉजिटिव है, कोई केस नहीं है। बच्चा RH नेगेटिव है, मदर RH नेगेटिव है, ऐसा कोई केस नहीं होगा। बट ये मसला तभी होगा
जब बच्चा RH पॉजिटिव हो, मदर क्या हो, RH नेगेटिव हो, ये केस होगा। तो आइए दिखा देते हैं। जब समटाइम RH पॉजिटिव का मतलब क्या है बेबी का, कि इसके बेबी के अंदर RBC है या नहीं है? ये रहा RBC। RH पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसके RBC के ऊपर क्या मौजूद है, एंटीजन मौजूद है। एग्री? कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े बहुत RBCs, बच्चे का RBCs मदर्स के ब्लड में आ जाते हैं, थोड़े बहुत। तो ये सारा का सारा मदर्स ब्लड है, ठीक है, मदर्स बॉडी है। ये रहा, ये आ गए। ये किसका RBC है? बेबी का। कहां पर आया? मदर्स ब्लड में आया। मदर का अगर मैं आपको RBC बताऊं, मदर के RBC के ऊपर कुछ एंटीजन है? नहीं है, देयर इज नो एंटीजन। और एंटीबॉडी है उसके पास? नहीं। आप लोगों को मैंने बस कुछ 5 मिनट पहले मैंने बताया था, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, लेकिन वो एंटीबॉडी कब बनेगी? जब कोई एंटीजन आएगा। ये जो थोड़े बहुत RBC अगर आ भी गए हैं तो उससे इतने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे, थोड़े बहुत होंगे, उससे इतना नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट, नुकसान कब होगा? जब इस बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जब ये बच्चा बाहर आ रहा होता है, उस वक़्त ढेर सारा ब्लड, किसका ब्लड? बेबी का, क्योंकि बहुत सारा खून भी वहाँ पर जो शेड करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के वक़्त जो है क्या होगा कि बच्चे का जो RBCs हैं वो कहाँ पर आएंगे? मदर के खून में शामिल हो जाएंगे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। कब? डिलीवरी के वक़्त चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बच्चे का खून माँ के खून के साथ मिक्स हो जाए। सो अब माँ के ब्लड के अंदर क्या आ रहे हैं? एंटीजन आ रहे हैं। माँ का ब्लड अब क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही बताया था कि स्टिमुलेशन हो रही है यहाँ पर, राइट? सो ये प्लेसेंटा बच्चे के साथ डिटैच भी करते हैं ना, प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगा, ये सारा का सारा सिलसिला जो है ख़त्म हो जाएगा। चलो एक बार डिलीवरी हो गई, कामयाब है, फर्स्ट डिलीवरी है, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी पे इतना मसला नहीं रहता है, वैसे फर्स्ट डिलीवरी पे इतना मसला नहीं था, क्योंकि उस वक्त मदर्स ब्लड में इतनी एंटीबॉडीज भी नहीं बने थे। बच्चा बाहर आया, उसके बाद राइट, इसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? पहले से मदर्स ब्लड के अंदर क्या बने होंगे? एंटीबॉडीज बने होंगे। मैं अब ये डायग्राम लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सही है? ये किस चीज का डायग्राम है? जी हां, ये एंटीबॉडीज कहां मौजूद है? मदर के ब्लड में मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि वो जो बच्चे ने अपने एंटीजन छोड़ दिए थे RBCs, उनकी वजह से ढेर सारे एंटीबॉडीज मां के खून में शामिल हैं, एंटीबॉडीज यहां पर शामिल हैं। सो अब हमने क्या करना है, दोबारा से एक मदर फिर से प्रेग्नेंट हो गई एंड वी हैव अ बेबी हियर, ठीक है, वी हैव अ बेबी हियर। और यहां पर क्या चीज है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से सप्लाई लाइन है, बेबी को मिलेगा। अब बेबी के बॉडी के अंदर हमने पहले से पढ़ा था कि बेबी के बॉडी के अंदर RBCs हैं, और बेबी के जो RBCs है उसके ऊपर क्या चीज़ है? एंटीजन है। सो अब क्या होगा? मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जाएगी। ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा से ट्रेवल करके मूव करके कहाँ शामिल हो जाएगी? प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज जा सकते हैं। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? बच्चे के जिस्म में आएगी।
बच्चे के जिस्म में आकर ये जो एंटीबॉडी है ये किसके साथ मिलेगी? एंटीजन के साथ। एंटीबॉडी एंटीजन का मुकाबला शुरू होगा, आरबीसीज फिर से टूट जाएंगे। तो ये जब आरबीसीज टूट जाएंगे, बच्चा किस हालत में शामिल हो जाएगा? अनीमिया में चला जाएगा। बच्चा अनीमिया में चला जाएगा और वो सारे कंडीशन जो मैंने पहले बताए थे वो होगा। या तो यहाँ पर उसकी डेथ होगी, यहाँ पर, ठीक है, बच्चे का माँ के जिस्म के अंदर ही डेथ होगी, या बच्चा बाहर आएगा तो बाद में उसकी डेथ होगी, या अगर वो जिंदा भी होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी ऐसे बच्चे को। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये बीमारी है, और ये सारा का सारा RH की वजह से था। अच्छा, इसका इलाज क्या है? इसका ट्रीटमेंट मैंने वहाँ पर लिखा, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसका इलाज ये है कि हम इस मदर को एक इंजेक्शन देंगे, दवाई है। उस दवाई का नाम क्या है? एंटी सीरम। एंटी सीरम का मतलब है क्या चीज? प्लाज्मा का तो नाम सुना होगा सबने। प्लाज्मा क्या है? खून के अंदर एक सेल्स होते हैं और एक लिक्विड पार्ट है। वो जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है, वो सुर्ख नहीं है। ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडीज शामिल हों उसको बोलते हैं एंटी सीरम। कौन सा प्लाज्मा? ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडीज शामिल हों, दे आर कॉल्ड एज एंटी सीरम। तो हम मदर को प्रोवाइड करेंगे एंटी सीरम, और उस सीरम के अंदर क्या पड़े होंगे? एंटीबॉडीज होंगे। कौन से एंटीबॉडीज? भाई एंटीबॉडीज तो दुनिया है जहां में कितने सारे एंटीबॉडीज है। सो एंटी RH एंटीबॉडीज, ये एंटी RH का मतलब क्या है? एंटी RH का मतलब क्या है? कि जो RH को मारते हैं, इस तरह एंटीबॉडीज को बोलते हैं एंटी RH एंटीबॉडीज। तो हम लोग ने एक इंजेक्शन तैयार किया हुआ है। इस इंजेक्शन को हम दे देते हैं मदर को। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जब भी बस आंखें बंद करके आपने इंजेक्शन जो है बॉडी में जब इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं। सबसे पहले मदर को चाहिए क्लिनिक जाए, पहले चेक करें। प्रिवेंशन है ना, पहले से एहतियात करें। जाके क्लिनिक जाओ, चेक करो जी, ज़रा चेक करो ब्लड, मेरा ब्लड। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तब मदर ने यह सोचना है कि यह केस हो सकता है, फादर का ब्लड पॉजिटिव है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फादर का भी पॉजिटिव है, उसको क्लिनिक में जाने की जरूरत है ही नहीं। सही? तो पहले तो उसको जाना चाहिए, चेक करना कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या नहीं है। एक बार उसको पता चला कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तब कंडीशन हो सकता है ना, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसको क्या करना चाहिए? जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ये पहले 3 महीने। टोटल कितने महीने हैं? 9 महीने। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर, लास्ट 3 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक इंजेक्शन उसको लगाना चाहिए। फिर जैसे डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद, 72 घंटे के बाद फौरन उसको फिर से वो इंजेक्शन दे दें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद और फिर डिलीवरी के बाद उसको इंजेक्शन दे देना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन? ये। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा इस एंटी सीरम लगाने का? यही मैं बताता हूं। जब आप इसको ये इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन के अंदर क्या मौजूद है? एंटी RH मौजूद है। सो उस इंजेक्शन का मकसद क्या होगा कि ये जो बच्चे के अंदर जो एंटीजन है, ये एंटीजन जब मदर के पेट में आ रहा होंगे तो वो क्या करेंगे? वो इस एंटीजन को यहां पर किल कर देंगे। किल द एंटीजन। कौन से एंटीजन भाई? RH एंटीजन। बच्चे के जो RH एंटीजन है वो कहां जा रहे हैं? मदर ब्लड में जा रहे हैं। तो वो दवाई क्या करेगी? उस एंटीजन को किल कर देंगी। भाई जब एंटीजन किल हो जाएंगे तो मदर का जो ब्लड है वो तो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस नहीं करेगी,
यस। तो डिलीवरी के बाद भी आपने ये इंजेक्शन देना है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारा बच्चे का एंटीजन माँ के खून में शामिल होएगा, इसीलिए आप उसको इंजेक्शन दे दें ताकि जितने एंटीजन बच्चे ने वहाँ पे छोड़ दिए थे वो सारे के सारे एंटीजन मर जाएं और मदर ब्लड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना करे, आने वाले बच्चे के लिए मसला ना होगा। तो ये इसका इलाज है। होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। सी यू टुमारो।